हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर सीवीटी बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करा दीजिए। तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पे आज की इस क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको बता दें कि सीवीटी के थ्रू ही बीएचयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन इसका पेपर पैटर्न थोड़ा-सा अलग होता है और इसका कोड भी आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट में लिखा है बीएड ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज़। आपको बता दें बीएचयू में बीएड 4 स्ट्रीम से होता है, लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन का सेट करेंगे वो जनरल टेस्ट का करेंगे। और ये पोर्शन जो है, ये सेक्शन जो है, ये सारे जो स्ट्रीम है बीएचयू बीएड के उसमें कॉमन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बीएचयू बीएड की लैंग्वेज स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस की कर रहे हैं, सोशल साइंसेज़ की कर रहे हैं या मैथमेटिक्स की कर रहे हैं, इन चारों के लिए ये जो सेक्शन है जो कि पार्ट ए के नाम से जाना जाता है, पार्ट ए जनरल टेस्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन सेट जो और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी वो एनटीए है, आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी। आज हम लोग ये आप क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ जिसमें आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। उससे पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले अपकमिंग डेज में आपको ढेर सारी वीडियोस आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मिलेगी। अगर आप अभी तक हमारे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 10 सितंबर 2022 को हुआ था। यहाँ टेस्ट स्लॉट लिखा है, फर्स्ट स्लॉट में हुआ था। इसमें आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो सीयूटी का बीएड हो या सीयूटी बीएचयू बीएड हो, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। आप सिलेबस वीडियो भी देख पाएंगे चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सेट है। और आप सभी लोग कमेंट भी करते रहें, जिससे कि तो इससे क्या होगा कि इससे पता भी चलेगा कि अभी तक आप लोगों की कितनी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है व्यंजन नहीं है। इसमें आपको बताना है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे सीवीटी बीएचयू बीएड के लिए तो उसमें ऑप्शन आता है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, लिखा हो सकता है, या क्वेश्चन मीडियम या पेपर मीडियम नाम से ऑप्शन मिलेगा। उसमें अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, उसमें दो ही ऑप्शन आएगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी चूज करेंगे, जैसे ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये उन कैंडिडेट का है जिन्होंने हिंदी ऑप्ट किया था, तो आपके मीडियम क्वेश्चन जो होंगे वो तो ये जनरल टेस्ट के हिंदी में ही दिखेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग इंग्लिश चूज करेंगे तो जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो इंग्लिश का होगा। यहाँ पे उनको अलग क्वेश्चन मिलेगा। ये व्यंजन की जगह हो सकता है उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते समय ही ये आपको चूज करना होता है। जैसे देखिए हिंदी में लिखा है, ये जो क्वेश्चन है हिंदी ग्रामर का है। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है व्यंजन नहीं है? ग, थ, ए, भ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ए जो है ये स्वर है, व्यंजन नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप सभी लोग, और सभी लोग आंसर करेंगे। और ये एनटीए के क्वेश्चन है, तो काफी मतलब आप देखेंगे कि इनके थोड़े से स्ट्रक्चर भी अलग आपको दिखेंगे, थोड़ा पैटर्न अलग है, लैंग्वेज भी थोड़ी सी मतलब आपको लगेगा कि ये डिस्ट्रैक्टिंग है या इतना क्यों कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की गई है। जैसे देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट है हिंदी में, और उन्हीं के बेसिस पे आपको ऑप्शन चूज करना है। वो स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। वाक्य जो है भाषा की एक ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, सेंटेंस का काम ही है, ये भाषा, ये लैंग्वेज की एक इकाई है, एक यूनिट है, जिसका काम है हमारे भाव, जो हमारे जो हम सोच रहे हैं, हमारे विचार जो है, थॉट्स हो गए, एक्सप्रेशन, इमोशंस, उसको व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। तो ये तो सही है, अभी लग रहा है आप सभी लोग भी आंसर करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि वाक्य के भेद जो है 3 आधार पर किए जाते हैं। ये हिंदी की बात है, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप क्या आंसर करते हैं ये सभी आप लोग बताएंगे। उपरोक्त कथन में आलोक में जो लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त एप्रोप्रिएट उत्तर का चयन करना है। तो पहला देखिए, ए है कथन ए और दो दोनों सही है। कथन ए या
सेकंड दोनों गलत है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है, तो पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। कथन ए सही है, बी गलत है, ये आप देख लीजिए। या यहाँ पे आप देखिए डी लिखा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कथन ए फर्स्ट गलत है और लेकिन कथन सेकंड सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी सिंपल है, तो ये होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और कैसे होगा इसको जान लीजिए कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कथन जो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया ये सही है। सेकंड में जो है वाक्य के दो भेद होते हैं। एक जो होता है वो रचना के आधार पर होता है, उसके स्ट्रक्चर पे, और एक उसके अर्थ पे, मीनिंग के आधार पे। जैसे रचना में आप सभी लोग सुने होंगे सरल सरल होता है, फिर संयुक्त हो जाएगा, फिर मिश्र वाक्य हो जाएँगे। अर्थ में आपके आज्ञाकारी आज्ञावाचक वाक्य, फिर ऐसे कई तरीके के वाक्य जो आप लोग सुने होंगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक, ये सारे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे है, इहलोक का विलोम बताइए। ये भी काफ़ी सिंपल है। इहलोक मतलब यह लोक, इसका अर्थ ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसका आपको विलोम ऑपोजिट बताना है, परलोक, स्वर्ग, नर्क या इंद्रलोक। तो इसमें कन्फ्यूज़ ये मत होइएगा कि ई का इंद्र हो जाएगा। मैं हिंट दे दिया हूँ, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परलोक। इहलोक मतलब यह लोक, परलोक मतलब पर से आप पराया कह लीजिए या दूसरा कह लीजिए, परलोक मतलब दूसरा लोक। ये इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के स्क्रीन पे। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब एग्जाम में ऐसे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं जो कि उनको आपको देखना है कि ये वर्तनी जो इनकी स्पेलिंग है हिंदी में आप कह लीजिए वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे ज्योत्सना लिखा है लेकिन अलग-अलग ढंग से लिखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये भी ज्योत्सना पढ़ लेते हैं, इसको भी ज्योत्सना। ये ज्योत्सना है, ये पूरा त है, पूरा स है, और ये ज्योतिषना है, तो ये तो गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा। आपको बता दें एग्जाम में कई ऐसे 4-5 ऐसे वर्ड हैं जिससे हमेशा शब्द वर्तनी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें ज्योत्सना भी आता है। जैसे एक उज्ज्वल आता है, उसको उ, आधा ज, फिर आधा ज, फिर पूरा व और ल लिखते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है। ज्योत्सना में भी सेम इसी तरीके का कांसेप्ट है। जो शुद्ध रूप से ज्योत्सना लिखा जाता है, वो ज्योत, आधा त, आधा स, फिर पूरा न, वो हम ना लिखते। वो जो है, ये है आपके ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम, अगर आप में से जो स्टूडेंट्स ये नहीं जानते होंगे तो वो क्या करेंगे कि ऑप्शन ए टिक करके आएंगे जो कि गलत होगा। तो इनसे बचना है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग जिस भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले उसके प्रैक्टिस सेट को देख लें, ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुल का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पे कुल लिखा है, किनारा, वंश, मतलब समानार्थी मतलब जो उसका सिनोनिम्स टाइप का हो, जिसका अर्थ समान हो। तो क्या किनारा होगा? तो बिल्कुल नहीं। वंश होगा, तट होगा या पुत्र होगा? तो ये आप सभी लोग सुने हैं इस कुल का, तो ये तो बहुत ही साधारण है, तो वंश हो जाएगा, डायनेस्टी जिसको आप कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये आप लोगों के स्क्रीन पे है। जो आंखों के सामने हो एक शब्द कौन सा है? ये वाक्य के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदी में सर ये जो भी ग्रामर का पोर्शन उसको बहुत ही डिटेल से कराए हैं। जो स्टूडेंट ध्यान से पढ़े हैं वो इसको इजीली कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष होगा, मतलब जिसको हम देख पा रहे हो डायरेक्टली आप कह सकते हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष इसका ऑपोजिट हो जाता है जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। उंगलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? उंगलियों का नचाना आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आपके एग्जाम में इससे खासकर मुहावरे से अगर कोई क्वेश्चन आता है, आप उसको एक बार प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते ही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग आंसर भी करते रहें। मान लीजिए कि हमें अभी ये बताना हो कि उंगलियों पर नचाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हम एक बार सोच लेते हैं कि मैं उसको उंगलियों पे नचाता हूँ या वो उसको उँगलियों पे नचाती है। अगर आप ऐसे कुछ वाक्य प्रयोग करेंगे तो इससे समझ में आ रहा है कि परेशान करना, इशारा करना तो नहीं होगा। शोषण करना थोड़े समय के लिए हो सकता है, सोच सकते हैं। लेकिन नचाने का मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वैसे नचा रहे हैं, तो मतलब वश में करना। आप उसे वश में करना, इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वश में करना। इस तरीके से मुहावरे को आप कर सकते हैं।
बहुत से ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका हम डायरेक्टली उत्तर जानते हैं, आंसर जानते हैं, तो उसको हम आसानी से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पे है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कौन-सा शुद्ध वाक्य है उसका आप लोगों को चयन करना है। जैसे देखिए बच्चों से क्रोध मत करो, बच्चों से क्रोध मत करो। फिर है कि बच्चों पर क्रोध मत करो, बच्चों से ही क्रोध करो। तो ये गलत होगा। अभी ऐसे ही देखकर एलिमिनेशन मेथड लगाएँगे आप। पहले जो गलत लग रहा है उसको हटा दें। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा राइट आंसर को ही सर्च करें। हम अगर गलत को भी हटा लेते हैं तो जो बचता है वही राइट आंसर होता है। ख़ासकर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चन में। ऑप्शन डी देखिए, डी में लिखा है कि बच्चों से क्रोध नहीं करो। ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों पर क्रोध मत करो। जैसे आप कहते हैं ना आप मुझ पर मत भड़को, मुझ पर मत क्रोध करो, गुस्सा करो और से नहीं होगा, ठीक है? तो इसका जो एप्रोप्रिएट शुद्ध वाक्य होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से कौन-सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है? तत्सम और तद्भव आप सभी लोगों को पता होगा, तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, तद्भव जो होता है ऐसे शब्द या वैसे शब्द जो आप सभी लोगों को पता है कि जो थोड़े से परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग होते हैं। इसका तद्भव आप सभी लोग बताएँगे। ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, कांस्य, बंदूक, खंडहर या निर्झर। तो इसमें तत्सम नहीं है। एग्ज़ाम में ये ध्यान रखिएगा, नहीं जो है ये लास्ट में लिखकर हमें कन्फ्यूज़ कर देता है और हम हमेशा ऐसा ढूँढने लगते हैं जो है। तो इसमें जो ये काफ़ी सिंपल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंडहर। खंडहर जो है ये तद्भव रूप है और जो इसका तत्सम रूप होता है वो होता है खंडगृह। खंडगृह। इस तरीके से हम इसको जानेंगे। इसलिए जो भी पोर्शन आपको कराया जाता है उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब आपको ये बताना है कौन-सा कथन सही नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा और इसके लिए आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। जैसे लिखा है, हिंदी में सभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है, कि जैसे संज्ञा है उस आधार पे उस तरीके से जो विशेषण है उनका प्रयोग होता है। फिर उसके बाद लिखा है सेकंड स्टेटमेंट है, विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। जिस तरीके का लिंग होगा, जैसे आप कहते हो कि वो लंबा लड़का है, वो लंबी लड़की है, वो मोटा लड़का है, वो मोटी लड़की है। इस तरीके से जिस तरीके का लिंग होता है उस तरीके का हम जो विशेषण लगाते हैं, विशेषता बताते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। सी दिया है कि विशेषणों के मुख्य 4 भेद किए गए हैं और डी दिया है सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं, मूल और यौगिक। आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था ये थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टाइप का है, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन तो सही हैं। लेकिन जो एनटीए ने माना वो क्या माना? उसने माना कि ये कथन सही नहीं है, क्योंकि विशेषण को कई राइटर जो हिंदी व्याकरण की बुक लिखते हैं, कोई इसको 5 मानता है, कोई इसको 3 मानता है, कोई 4 मानता है। तो मुख्य रूप से कहना 4 सही नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि विशेषण 4 ही प्रकार के होते हैं और जब भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन गलत होता है, फाइनल आंसर उसी को माना जाता है जो कि आंसर की में हो या जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो जो आंसर रिलीज़ करते हैं या आंसर जिसको वो मानते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इससे आप ये भी देख पाएँगे कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ग्रामर सेक्शन से होंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने ग्रामर किया। जो लोग इंग्लिश लिए होंगे या इंग्लिश लेंगे, मैं कोशिश करूँगा अगले क्लास में जो 10 क्वेश्चन हैं, जो इंग्लिश में था उसको भी करा दूँगा मैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब 10 क्वेश्चन के बाद आपके करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए इनको भी देखें आप। इनमें से कौन भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो जिन्हें सीईए कह लीजिए, ये फुल फॉर्म हो जाएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम हमें बताना है। तो आपको बता दें जो जितने भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं उससे हमेशा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। ये अपॉइंटमेंट जो था ये 28 जनवरी ये हुआ था 2022 को और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो जैसे मुख्य सचिव के होते हैं और उस तरीके से जितने भी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हों, राज्यपाल हों कहीं किसी स्टेट के,
उनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो होगा वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पे है। मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे कि आप इसको पूरा पढ़ पाएँ। यहाँ पे देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंपनियों ने हाल ही में 7 नई सार्वजनिक रक्षा उपक्रम कंपनियां स्थापित की है, जिसे आयुध निर्माण बोर्ड का मतलब है यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस मतलब जहाँ पे हथियार या जो भी हमारे रक्षा संबंधित सुरक्षा संबंधित चीजें बनाई जाती हैं उसको कहा जाता है। इसमें जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक रक्षा उपक्रम पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी संरचना के लिए इनमें कौन सी वो कंपनी है, ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्टली इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। जैसे ऑप्शन ए दिया है वेपन्स इंडिया लिमिटेड, तो इस नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। यहाँ पे म्यूनिशंस अंस इंडिया लिमिटेड है, ये सही है। यंत्र इंडिया लिमिटेड है, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। इनका काम क्या होगा, ऑर्डिनेंस बनाना भारतीय सेना के लिए, आप ऐसे कह लीजिए। तो इसमें बी सी और डी जो होगा वो सही होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन। आप यहाँ देख पाएंगे हर क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे लिखा है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट। जब ये आंसर की आती है, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेट करा रहा हूँ, ये आंसर की के थ्रू हमें प्रोवाइड हुआ है। इसमें जो भी कैंडिडेट ने जो ऑप्शन चूज किया है वो इसका आंसर है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके एग्जाम में एक आत्मकथा से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या पॉपुलर बुक्स हो। उसमें लिखा है कमला दास की आत्मकथा कौन सी है। आप इसको देखिए, माई स्टोरी, लिसन, आई टेल यू, विंग्स ऑफ फायर, आप सभी लोग पता है ये तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माई स्टोरी। कमला दास जो हैं ये मलयालम भाषा में इन्होंने इस बुक को लिखा है। माई स्टोरी इनकी पॉपुलर बुक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। के आधार पर, अच्छा, ये ब्रेन के बेस पे स्थित एक लघु अंग इस प्रकार के पदार्थ को उत्पन्न करता है जो हमारी वृद्धि और लैंगिक विकास हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्लैंड्स दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी ग्लैंड है जो कि हमारे ग्रोथ ग्रोथ और डेवलपमेंट के हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो इसमें आप सभी लोग देख पाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, हालांकि देखिए ऑप्शन आप देखेंगे ए बी डी, आपको बता दें डी और सी जो ये ग्लैंड्स हैं, लेकिन ये जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या इन ग्रंथियों का रोल नहीं है, वो है ए और बी का। ए और बी जो है आप देखेंगे यहाँ पे ए बी डी है, ए सी है, ए बी डी है और ए डी है। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। और आपका जो जो एनटीए जितने भी क्वेश्चन ड्रॉप करती है उसका मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं, बनते भी हैं, तो आप सभी लोग देखेंगे। मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। देखा, निम्नलिखित में से 2 नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं। वो उस महिला का नाम बताना है जिन्होंने 2 बार या 2 नोबल पुरस्कार जीता है, नोबल प्राइज। वो है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम लोग ये क्लास 10th में ही पढ़े हैं, मैडम मैरी क्यूरी जो है, मैडम मैरी क्यूरी भी लिखा होता था बुक में, इन्हें मिला है। और इन्हें दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में, एक इनको फिजिक्स में मिला और दूसरा इनको केमिस्ट्री में मिला। जो फिजिक्स में मिला वो 1903 में मिला और जो केमिस्ट्री में मिला वो 1911 में मिला। ये रेडियो एक्टिव को लेकर था और ये रेडियम को लेकर था। ये आप सभी लोग जानते रहें क्योंकि ये नोबल प्राइजेस से हमेशा, ये करंट अफेयर में भी इसे क्वेश्चन मिलता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के स्क्रीन पे है, एक विशेष कोड, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और एनटीए हमेशा इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देता है। इसको करते कैसे हैं, हालांकि जब हम लोग क्लासेस करेंगे, जो पेड ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं उनको हम डिटेल में बता पाएंगे,
यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसमें हमें ढूँढना होता है कि किसके लिए कौन-सा वर्ड लिखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ वी के लिए आप सोचेंगे कि यूओ लिखा है और यहाँ पे वी के लिए ओआई लिखा है। तो ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम में कई स्टूडेंट हमारे ऐसा करके आए कि जो सामने लिखा था, यहाँ पे पूछा गया है। देखिए ये आपको 4 आपको हिंट दिए गए हैं। ये मान लीजिए ये एक आप इसको वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मान लीजिए या एक आप इसको सेंटेंस मान लीजिए। इस सेंटेंस का ये कोड है, ठीक है? ये कोड वर्ड है। उसी के बेस पे हमें बताना है कि कोड भाषा में जो ये कोडिंग है इसमें ग्रेड का के लिए क्या कोड है। अब ग्रेड के लिए क्या कोड है तो पहले हम देखेंगे कि ग्रेड इन चारों में से कहाँ है। तो आप देख पाएँगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फर्स्ट स्टेटमेंट में या फर्स्ट जो हमें कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है उसी में दिया हुआ है। अब इसको करने के लिए हमें 2 कॉमन सेंटेंसेस को लेने होंगे। अब ये थोड़ा-सा आप लोगों को समझना होगा, जो स्टूडेंट जानते होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम पहले और दूसरे को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वी सिमिलर हो रहा है। वी इसमें भी लिखा है वी ग्रेट इंडियन कंट्री, यहाँ पे लिखा है वी स्कोर गुड हाईएस्ट। अब वी 2 कॉमन है, अब इसमें देखते हैं इनमें कोडिंग में क्या कॉमन है। कोडिंग में आप देखेंगे यहाँ पे आपको देख पाएँगे के ए को मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, के ए और के ए कॉमन है। तो हमें ये पता चल गया कि वी के लिए जो है वो के ए यूज़ हुआ है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों जगहों पे कॉमन है। फिर से बता दे रहा हूँ, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये दोनों के लिए कॉमन था क्योंकि हमने यहाँ से मैच करा लिया। अब देखेंगे कि इसके बाद अब हमें ये अगर ग्रेड कई जगहों पे रहता है तो इसको कई तरीके से करते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा टफ बनाया गया है यहाँ पे क्वेश्चन को। इसलिए आप इंडियन और कंट्री का भी इसी तरीके से कोड निकालेंगे, कोड पता करेंगे। कोड कैसे पता करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये यहाँ पे थर्ड है, इन दोनों को जब हम कंपैरेटिवली देखेंगे, कंपैरिज़न करेंगे, तो इसमें देखेंगे आप इंडिया जो है, यहाँ पे इंडियन ही होगा। इंडिया जो है ये इसको हम को देखेंगे, आप कह सकते हैं एक जगह रखकर इंडिया के लिए इसमें जो सिमिलर होगा उसको हम मानेंगे। जैसे इसमें सिमिलर देखिए क्या है, वो है यहाँ पे जेए, मैं इसको ट्रायंगुलर शेप बना दे रहा हूँ जेए। तो इसका मतलब हमने जे इंडिया मान लिया। इस तरीके से फिर हम इसको कंट्री के लिए इन दोनों को फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। उस तरीके से फाइनल हमारा आंसर आएगा। वो अगर आप अभी कर पा रहे होंगे तो जल्दी से आंसर करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एचयू। डी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस पे ज़रूर फोकस करें और ऐसे क्वेश्चंस को अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पाएँगे, आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ए यहाँ पे देख लीजिए एट द रेट का सिंबल दिया है और उसके बाद बी लिखा है। इसका मीन देखिए क्या है कि ए जो है वो बी की माँ है, मतलब एक मदर ऊपर है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। किसकी मदर है? बी की। ये सिंबल था। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे उसी तरीके से हैज़ लिखा है, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल है। अब उसके बाद आप यहाँ देख पाएँगे कि इसका मतलब क्या है, हम लोग इस पे फ़ोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तो नीचे दिए गए समीकरण एक इक्वेशन दिया गया है कि x रुपीज़ का सिंबल, फिर y रुपीज़ का सिंबल और z रुपीज़ का सिंबल। इस बेसिस पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। a जो है वो b का पुत्र है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि a जो है वो b का सन है, मतलब a नीचे होगा, किसका सन है? b का। अब इससे हमें पता चल गया कि ये पिता और पुत्र के रिश्ते के लिए या संबंध के लिए, रिलेशन के लिए ये यूज़ किया गया। अब यहाँ पे देखिए यूज़ किया गया, इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स, वाई, जेड के बीच में दिया गया, इसका मतलब होगा यहाँ पे देखिए एक्स रुपीज़ का सिंबल और वाई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि एक्स जो है वाई, मतलब ये एक्स का पुत्र है वाई, सॉरी वाई का पुत्र है एक्स, ये हम इसको एरो ऐसे लगा देते हैं। उसी तरीके से फिर वाई और जेड के बीच दिया है तो वाई किसका पुत्र है? वो है जेड का। अब पूछा है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक्स और जेड में क्या संबंध है, रिलेशन बताना है एक्स जेड का। तो आप ऐसे देख लीजिए कि एक्स के पिता वाई है, ठीक है? और वाई के पिता जेड है, तो मतलब ये एक्स के दादाजी हो गए जेड। एक जनरेशन गैप हो गया। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा, वो आप सभी लोग आप जान गए हैं, तो इसका जल्दी से आंसर देंगे।
वो होगा ऑप्शन ए कि एक्स जो है ये जेड का पोता है। मतलब इसको दो तरीके से कह सकते हैं रिलेशन में कि जेड का पोता है एक्स, या जेड के दादा हैं, सॉरी एक्स के दादा हैं जेड। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप सभी लोग समझें और ध्यान से करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से संगठन द्वारा वैश्विक जो भूखमरी सूचकांक है जारी किया जाता है, जो वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये काफ़ी सिंपल भी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप सभी लोग सोच के आंसर करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं, क्या ये WHO करता है, या आप या खाद्य एवं कृषि संगठन करता है, या विश्व खाद्य कार्यक्रम करता है, या कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ करता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है। अब देखिए एक आपके एग्जाम में काफ़ी लेंदी टाइप का इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कैसे आप करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है नृत्य के लिए, डांस के लिए 7 स्टूडेंट हैं जिनका नाम TUVWXYZ है। अब इनको एक डांस प्रेज़ेंट करना है या डांस परफ़ॉर्म करना है, और उनका निर्णय उनको एक सीक्वेंस में डांस को करना है। अब उसके लिए कुछ कंडीशन है। मैं इसको जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं इसको आप एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। इसमें 7 बॉक्स बना लेंगे। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए लिखा क्या है कि एक्स पहले या दूसरे क्रम पर परफॉर्मेंस या प्रस्तुति नहीं दे सकता है। अब ये क्या है कि एक कंडीशन बनाई जा रही है कि कौन कब परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है कि पहले, दूसरे, यहाँ पे मैं नंबरिंग भी लिख दे रहा हूँ जिससे कि हमें करने में आसानी होगी। लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ, आप सभी लोग खुद करेंगे। एक्स जो है पहले या दूसरे पर प्रस्तुति नहीं करेगा, तो मतलब एक्स यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो एक्स जो है इसके बाद ही परफॉर्म करेगा, या तो तीसरे पे करे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें पे। लेकिन और देखिए क्या होगा, लिखा है कि एक्स के प्रस्तुति देने से पहले वाई प्रस्तुति नहीं दे सकता है, मतलब एक्स के परफॉर्मेंस के बाद ही, सॉरी डब्लू, जो डब्लू है वो एक्स के बाद ही परफॉर्मेंस देगा। तो ये भी हो गया कि ये एक्स के बाद आएगा। उसके बाद लिखा है न तो टी और न ही वाई 7वें क्रम पर प्रस्तुति दे सकते हैं। मतलब लास्ट वाले में जो है ये यहाँ पे न टी आएगा, मतलब टी और वाई को यहाँ पे टी लिख देते हैं। ये काफ़ी लेंदी है, इसको थोड़ा समझना होता है, उसके बाद हम कर पाते हैं। फिर उसके बाद लिखा वाई के तुरंत सॉरी डब्ल्यू के तुरंत बाद वाई या जेड को प्रस्तुति देना होगा। अब ये डब्ल्यू है, इसके बाद या तो वाई देगा या ऑब्लिक करके जेड देगा। इस तरीके से जब आप पूरे क्रम को बना लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर पूछा है कि प्रश्न यदि यू जो है तीसरे, थर्ड नंबर पे परफॉर्मेंस देता है, अपनी प्रेजेंटेशन देता है, तो वाई शीघ्रतम कब प्रस्तुति दे सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई थी। इस बेसिस पे आप जब करेंगे तो 19 का जो आंसर आएगा वो आएगा 6वें नंबर पे, 6th। ये मैंने सॉल्व किया है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और तभी समझ पाएँगे जब आप इसको खुद लिखेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के स्क्रीन पे है, इसको आप सभी लोग बताएँगे। ये भी थोड़ा-सा उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना है। देखिए लिखा है कि एक देश में, एक कंट्री में 7 प्रमुख शहर हैं। इन शहरों के सिटी के नाम हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। आपको बता दें, फिर से मैं याद दिला दूँ कि ये एनटीए का पेपर है। एनटीए जो पेपर डिज़ाइन करता है, उसको बड़े ही आप कह सकते हैं कि अलग तरीके से, और जो ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन आते हैं उससे अलग भी पूछता है। यहाँ पे देखिए लिखा है निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए इन शहरों को आपस में जोड़ने के लिए, मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे कि आप देख पाएँ, जोड़ने के लिए 3 हवाई उड़ानें हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो हैं एक्स, वाई और जेड। ये तो हो गया इसके एक इंट्रोडक्शन की, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया कि ये इतनी सिटीज़ हैं और इन सिटीज़ के लिए 3 प्लेन हैं जो कि इनको जोड़ती हैं। अब ये देखिए इसमें कंडीशंस क्या हैं, इसको देख लीजिए, इसके बेस से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि उड़ान एक्स जो है ये ए और सी को जोड़ती है। जो 2 सिटी हैं ए और सी को तो जोड़ती ही है, लेक और केवल बी से होकर गुजरती है, मतलब बी से भी होकर गुजरती है और ए और सी को जोड़ती है, ये हो गया। फिर लिखा है उड़ान वाई के सिरे बी और सी पर हैं, मतलब
जो यहाँ पे हम आप ऐसे लिख लीजिए। वाई जो है वो भी आप बी और सी को जोड़ती है, जो केवल डी से होकर गुजरती है। अब इसी हम इतना ही अगर सॉल्व कर लें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है इन शहरों को सीधे जुड़ा हुआ शहर माना जा रहा है। उन शहरों को सीधे जुड़ा हुआ शहर माना जा रहा है जिनके बीच में उड़ान को उतरने के लिए कोई और शहर नहीं है, सीधे जुड़ा हुआ। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है अधिक दूसरे शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा है। सबसे सीधे तौर पर कौन-सा जुड़ा है, या आप ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पे इनके बीच में फ्लाइट्स जो होंगी, ऑप्शन आप देख लीजिए ए, सी, और आप कहेंगे कि सर ये थर्ड क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि इसमें जो ई, जी और एफ था, इससे ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसको हमें यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब लिखा है ए, सी, बी और डी, और ये 2 ही स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में आ गया है, तो वो जो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है वो है बी। क्योंकि ये यहाँ से होकर भी गुजर रही है और बी से भी सी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, वो फ्लाइट वाई है, और ये एक फ्लाइट थी जेट जो कि बी से भी होकर गुजर रही थी। तो ज़्यादा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, 2 फ्लाइटों के लिए बीच में आ जा रहा है, वो आ जा रहा है बी फ्लाइट, मतलब सिटी बी, जो कि एक्स और वाई दोनों फ्लाइट के रूट में ये आ जा रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मैथ से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन बनते हैं, और आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, वो थोड़े से इंटरमीडिएट में भी, 9th-10th में भी ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्शन वर्ड शब्द के वर्णों को, जो इसके लेटर हैं, कितने प्रकार से व्यवस्थित अरेंज किया जा सकता है, जिसमें सदैव, जिसमें हमेशा स्वर जो हैं, जिसमें इसमें जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ आएँ। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ए, यू, सी, टी, आई, ओ, एन, इसमें वॉवेल्स कितने हैं, तो वो हैं ए, यू, आई, ओ। ये आपको 3 वॉवेल मिल जाते हैं। अब कॉन्सोनेंट कितने बचते हैं, वो बचता है सी, टी और एन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिए। क्वेश्चन ये चाहता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर आप लोगों ने 11th में आई थिंक पढ़ा होगा, या पहले भी पढ़ा हो, तो हो सकता है, पॉसिबल है, या आप मैथ्स में पढ़े हों। आपने इसमें क्या होता है कि ये जो लेटर हैं, आपके पास 7 लेटर है, इन सातों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है उसका कोई मीन होगा या नहीं, ऐसा नहीं। कितने अरेंज किए जा सकते हैं आगे पीछे रखकर। लेकिन एक कंडीशन है कि वॉवेल्स जो है वो हमेशा एक साथ ही आएँगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से आंसर करें। इसके लिए आप एक बॉक्स बनाएँ। इस बॉक्स में 4 बॉक्स बनाएँगे, क्यों बनाएँगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक में ए, यू, आई, ओ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वॉवेल सदैव एक साथ आएँ या आते हैं, तो इसको एक जगह रखेंगे आप, बाकी को सी, टी, एन को एक जगह रखें। पहले आप जब इसको देखेंगे कि ये 4 लेटर हो गए, इनको हम इसको एक ही यूनिट मानेंगे, क्योंकि एक साथ रखा गया है। फिर इसको 2, 3, 4, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी होंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 इन 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। अब आप देख पाएँगे, मैं एक बार आप इसको इरेज़ करके आपको बता दे रहा हूँ। अब ये इनको भी तो आपस में बदल सकते हैं। हालाँकि लिखा तो था कि वॉवेल एक साथ आएँगे, लेकिन ए हम ओ पहले लिख सकते हैं, यू, आई, यू को पहले लिख सकते हैं, ए, आई, ओ, ये भी तो एक साथ कहलाएँगे। इसका मतलब होगा कि इस यूनिट में भी, पर्टिकुलर यूनिट में भी 4 फैक्टोरियल होगा। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब फिर से 24, और 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो वो हो जाएगा 576। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, एक घन के क्यूब का जो है आपको, और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और ये लिखा भी है 1734 1734 वर्ग सेमी स्क्वायर कह लीजिए। तो घन का जो है आयतन पूछा, वॉल्यूम पूछा है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी लोग पेन कॉपी निकाल लें और क्वेश्चन को लगाते भी रहें। जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उनको बता दें कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सरफेस एरिया है, वो आपको बताना है। क्यूब, अब
क्यूब अगर आपको याद ना हो तो कुछ इस तरीके का आप बना सकते हैं क्यूब, जिसमें इसके सारे जो आप कह सकते हैं कि साइड्स होंगी वो सेम होंगी। अब आपको बताना है और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है आपका सरफेस एरिया, जो इसमें ये 6 फलक हैं। आप एक बार आप फिर से ये बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से क्यूब हो गया। जो स्टूडेंट जानते होंगे वो अब तक इसका आंसर कर चुके होंगे। अब इसमें आपको इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। अब यहाँ पे 6a² की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। वो है 17 17। थोड़ा सा लिखने के लिए प्रॉब्लम हो जा रही है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 6a² की वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो दिया हुआ है 1734। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे आप इसको 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a² = 289। फिर ए हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 289, और इसका जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 17 17 सेमी सेंटीमीटर। अब आपको आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए साइड्स का क्यूब। तो आप 17 का क्यूब कर देंगे और 17 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो 4913 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये आप सभी लोग को पता होना चाहिए। अब जैसे कि इसको मैं अगर इरेज करूं, तो जब आपको ए की वैल्यू पता हो जाएगी, ए उसकी साइड्स पता हो जाएंगी, तो आप सिंपली बस 17 का क्यूब कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के स्क्रीन पे है। लिखा है कि x बाई वाई इज इक्वल टू 1/3 लिखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि लिखा है कि x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² की वैल्यू कितनी होगी। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन बनेंगे। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा फोकस कर लें, इसको समझ लें ध्यान से। इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे जो लोग पढ़े हैं, लेकिन एक शॉर्ट तरीका ऐसा हम अपनाते हैं या बताने जा रहा हूँ जो कि आप में से सारे स्टूडेंट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है तो हमसे नहीं हो पाएगा या उन्हें टफ लग रहा हो। इसको आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x बाई वाई लिखकर आप 1/3 लिखेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, और इसको हम मानकर इसी फॉर्मूले में रख देंगे। आप कहेंगे सर रखने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए अब इसी के अंदर हम इसकी वैल्यू बस पुट करना है हमें। इस वैल्यू को पुट करना है, हम x को वैसे ही रखेंगे, x² हो गया, और y की जगह पे y² हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से x² माइनस 3x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं कर दे रहा हूँ, x² प्लस यहाँ पे 9x² हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अपॉन x² माइनस यहाँ पे 9x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10x², नीचे हो जाएगा आपका माइनस 8x²। ये x² से x² वैल्यू जो है कट कट जाएगी, उसके बाद आप बचेगा -5/4, और ऑप्शन जब आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, -5/4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और इसको समझाने के लिए मैंने एक शॉर्ट वे बताया है, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ज़्यादा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एसआई से है, सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा है ये आपको धनराशि दी गई है, जो कि आप इसको प्रिंसिपल कह लीजिए, और ये है इसकी वैल्यू है आपकी 450। रेट दिया गया है 4.5%, और यहाँ पे आपसे टाइम पूछा गया है, और आपको 81 रुपये प्राप्त होते हैं, मतलब अमाउंट पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो था इसमें यहाँ पे अमाउंट लिखना चाहिए था,
अमाउंट नहीं लिखा गया, फिर भी आप अमाउंट कहेंगे, सॉरी अमाउंट नहीं, यहाँ पे एसआई होगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो 81 प्राप्त करने में कितना समय लगा, ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 450 की धनराशि के लिए 4.5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो आप सभी लोग एक वो फॉर्मूला जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट का, काफ़ी आसान है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर सॉल्व कैसे करना है, वो भी जान लीजिए। देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 81, यहाँ पे लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई बाई 4.5 को आप 9/2 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, या आप वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टी पूछा हुआ है अपॉन 100, ये आप सभी लोग जानते हैं। जब इन सारी वैल्यू को कट करेंगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ईयर विल बी द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है आपके जनरल टेस्ट का, उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि ये सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ का पेपर था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिखा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो 20 है। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है, उनका जोड़ बताना है कि उनको ऐड करने पर क्या वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब एक के बाद जो जस्ट दूसरी संख्या आती है, जैसे जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें क्या अंतर हो रहा है, इसमें अंतर क्या हो रहा है कि इसमें 1 बढ़ रहा है। इसी तरीके से आपको 7 क्रमागत संख्या लेनी होती है। तो आप एज्यूम कर लीजिए, आप कोई और भी अप्रोच लगा सकते हैं। आप एज्यूम कर लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, चौथी जो होगी वो x प्लस 3 होगी, पाँचवीं जो होगी वो x प्लस 4 होगी, फिर उसी तरीके से x प्लस 5 होगी और x प्लस 6 होगी। ये आपकी 7 टोटल संख्या हो गई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, 7 संख्या हो गई। अब इसका एवरेज 20 है। अब आप इनको अगर जोड़ेंगे, ये 7 संख्याएं इनको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। आप इनको जोड़ेंगे तो ये x जो है वो 7 टाइम है तो 7x हो जाएगा, प्लस आप 6, 5, 4, 3, 2, 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब एवरेज में क्या किया जाता है, जितने टर्म्स हैं, ये 7 टर्म्स है तो बाई 7 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो दिया है वो 20 हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। अब आप इस 7 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे 140 हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा। इस 21 को इधर ला देंगे। जब आप इसको करेंगे तो 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 119, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 17। और अब इससे आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे छोटी संख्या थी वो 17 थी, और सबसे बड़ी जो संख्या हमने 7 प्लस एक्स लिखा, 17 में प्लस एक्स ऐड कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 को 17 से, सबसे देखिए लिखा था ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ना है, उसका योग करना है। जब आप इनको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 40, और 40 आप ऑप्शन में मैच कराएंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आपके सेशन का, या आप कह लीजिए कि इस जनरल टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। और इसमें हम लोगों ने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में हमने जाना, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट से लेकर कुछ बहुत ही टफ भी हैं। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए हैबिचुअल होना होगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको फेस करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स इन तक देखे हैं उनको मैं बता दूं कि जल्द ही आप, अगर और किसी पेपर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, या उसका पेपर सॉल्यूशन, या चाहे जो भी कोड आप ले सकते हैं, चाहे वो सीवीटी का हो या इससे अलावा भी आप जान सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन करें तो हम लोग कोशिश करेंगे उस पर एज सुन एज पॉसिबल वीडियो लाएं। और इसका जो पार्ट बी होगा का भी जल्द ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, और जैसे ही वीडियो आ जाएगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड भी करा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग देख पाएँ। आई होप आज का ये जो पेपर सॉल्यूशन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में सॉल्व कराया जाए। वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि
सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कराया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।